महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसके भाषण स्टेडियम हिला देते हैं पर चुनावी नतीजे शून्य। तो आज हम पड़ताल करने वाले हैं राज ठाकरे की। ये एक ऐसी कहानी है जो करिश्मे, नाकामयाबी और करोड़ों के सवालों से बुनी हुई है। ये है राज ठाकरे का करिश्मा। देखिए, जब वो मंच पर आते हैं तो सिर्फ भाषण नहीं देते हैं, एक पूरा समा बांध देते हैं। लाखों की भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए दीवानी रहती है। ये है इस कहानी का पहला और सबसे चमकदार पहलू। और फिर आता है कहानी का दूसरा पहलू, जो बिल्कुल ही उल्टा है। इतनी जबरदस्त लोकप्रियता के बावजूद 2024 के चुनावों में नतीजा क्या रहा? शून्य, एक भी सीट नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये करिश्मा वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो पाया? और यहीं से उठता है आज का सबसे बड़ा सवाल। अगर पार्टी की सियासी जमीन लगातार खिसक रही है तो फिर वो आलीशान जिंदगी, वो महंगी महंगी गाड़ियां, ये सब चलाने के लिए पैसा आ कहां से रहा है? चलिए इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले MNS यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। साल 2009 में MNS ने 13 सीटों के साथ एक धमाकेदार शुरुआत की थी। ऐसा लगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई बड़ी ताकत आ गई है। लेकिन फिर ग्राफ देखे कैसे नीचे गया। 2014 में सिर्फ एक सीट, 2019 में फिर से वही एक सीट और 2024 आते आते तो खाता भी नहीं खुल पाया। ये अपने आप में एक राजनीतिक पतन की पूरी कहानी है। और देखिए, 2024 की ये हार सिर्फ सीटों का नुकसान नहीं है। अब तो पार्टी की मान्यता और उसका जो मशहूर चुनाव चिन्ह है, रेल का इंजन, वो दोनों ही दांव पर लग गए हैं। तो एक तरफ है राजनीतिक नाकामी और दूसरी तरफ है उनकी निजी जिंदगी की शानो शौकत। आइए अब इस पैसे और मिथक की पहेली को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम कागजों पर देखें तो उनकी आय के स्रोत काफी साफ दिखते हैं। पार्टी अध्यक्ष की सैलरी है, रियल एस्टेट में कुछ निवेश हैं, थोड़े बहुत बिजनेस हैं और उनके कार्टून से मिलने वाली रॉयल्टी भी। पहली नज़र में तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। लेकिन फिर ये तस्वीर सामने आती है। एक तरफ पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है और दूसरी तरफ करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों का काफिला है। सवाल वही है, ये कैसे मुमकिन है? ठीक है, तो अब हम आते हैं कहानी के सबसे सनसनीखेज हिस्से पर, जहां पैसे का ये लेन देन एक बहुत बड़ी जांच का विषय बन गया। चलिए अब उस रियल एस्टेट डील को समझते हैं जिसकी वजह से राज ठाकरे प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की जांच के घेरे में आ गए थे। इस पूरी डील में दो बड़ी कंपनियां शामिल थीं। एक तरफ थी राज ठाकरे से जुड़ी कंपनी मातोश्री रियल्टर्स और दूसरी तरफ थी देश की एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल संस्था IL&FS। और दोनों के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क था, जैसा कि आप देख सकते हैं। ED की जांच के केंद्र में यही 20 करोड़ रुपए की रकम है। आरोप यह है कि ये राज ठाकरे का व्यक्तिगत लाभ था, जिसके लिए कोई सीधा निवेश भी नहीं दिखता। आप इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2019 में ED ने राज ठाकरे से करीब 8 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। तो इन पैसों के सवालों के बीच राजनीतिक वापसी की भी एक बहुत बड़ी कोशिश हुई। एक ऐसी कोशिश जिस पर पूरा ठाकरे परिवार दांव पर लगा हुआ था। सालों की राजनीतिक दुश्मनी के बाद ठाकरे परिवार के दो चचेरे भाई उद्धव और राज एक साथ आए। ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए किसी भूचाल से कम नहीं था, एक ऐतिहासिक गठबंधन था ये। लेकिन नतीजा क्या निकला? एक और करारी हार। ये मुंबई पर ठाकरे परिवार की दशकों पुरानी पकड़ के लिए एक ऐतिहासिक झटके जैसा था। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने इस गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा था, शून्य में शून्य जोड़ो तो शून्य ही मिलता है। तो राज ठाकरे की ये कहानी देखने के बाद कुछ सवाल सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक मतदाता के तौर पर उठते हैं। फैसला अब आपका है। पहला और सबसे सीधा सवाल, क्या एक नेता की सार्वजनिक छवि और उनकी निजी जीवन शैली उनकी बताई गई आय से मेल खाती है? दूसरा सवाल, अगर किसी नेता के खिलाफ कोई बड़ी वित्तीय जांच चल रही है तो भले ही वो दोषी साबित ना हुए हों, क्या ये एक ऐसा तथ्य है जिसे हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए? और तीसरा, सबसे ज़रूरी सवाल, वोट किस लिए दिया जा रहा है? किसी के दमदार भाषणों और करिश्मे के लिए, या फिर उनके काम और एक साफ सुथरे रिकॉर्ड के लिए? और आखिर में ये सबसे बड़ा सवाल, क्या आज की राजनीति में सफल होने के लिए चुनाव जीतना वाकई जरूरी है,
इस सवाल का जवाब शायद राज ठाकरे की कहानी में ही कहीं छिपा हुआ है।